दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला और व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और ईसाई हो, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले वह इंसानियत सीखे, वो मानव धर्म को स्वीकार करे कि मानव जाति एक है। ऐसे सूत्र देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसको स्थापित करने वाला, विश्व मैत्री के बारे में बताने वाला, निशस्त्रीकरण की बातें बताने वाला, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी मीन्स विश्व शासन की बात बताने वाला। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम हर तरह के विषयों को लेकर के उपस्थित होते हैं और प्रतिदिन नया नया विषय जो है वो नई नई शोध परक सामग्री के साथ में परोसा जाता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा विषय है हमारी शासन व्यवस्था के प्रति है। हमारे देश की शासन व्यवस्था क्या है और वो किस तरीके से चल रही है, उस शासन व्यवस्था के बारे में आज हम विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा विषय भारत में लोकतंत्र का भविष्य। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, मनुष्य का पशु भी अकेला नहीं होता है। मनुष्यों के समुदाय को समाज कहा जाता है, पशुओं का भी समाज होता है और पक्षियों का भी समाज होता है। उसको समज बोला जाता है, केवल मात्रा का अंतर है, क्योंकि कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहने से उसकी सुरक्षा नहीं है, अकेला रहने से उसका सर्वाइवल नहीं है, वह जी नहीं सकता। अकेला साधु भी है, अगर वो हिमालय की गोद में जाकर के अगर साधना प्रारंभ करे तो वहाँ सड़ जाएगा। इस शरीर को खाने पीने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए और वहाँ पर जंगली जानवरों से उसकी क्या सुरक्षा होगी। कोई भी शेर आकर के निगल सकता है, कोई भी भूत प्रेत आकर के उसको समाप्त कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि मनुष्य समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता और समाज ही हमें जो है वो मान्यता देता है, समाज ही हमें पहचान देता है। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उस पर ठप्पा लगाया जाता है, ये हिंदू का बेटा है, ये मुसलमान का बेटा है, ये सिख है और ईसाई है। ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है उसकी पहचान दी जाती है, उसका समाज बनता है। लेकिन सारे इंसान एक है। तो उस सारी समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारा, अगर हम इतिहास का अवलोकन करें तो हमारे दो तरह के शासन तंत्र आते हैं। मुख्य रूप से एक राजतंत्र आता है। राजतंत्र के अंदर एक राजा होता है जो उस प्रांत का, उस देश का जो राजा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंशानुगत जो है वह राज कार्य चलता रहता है। उसका बड़ा बेटा फिर राजा बनता है और ये पुनरावृत्ति होती जाती है, राजतंत्र कहलाता है। जो अच्छे राजा होते हैं वो प्रजा का ख्याल करते हैं। जैसे मैं आपको राम राज्य का उदाहरण दूं, राम राज्य एक आइडियलिस्टिक जो राज्य था, उसके अंदर प्रजा को सर्वोत्तम स्थान दिया जाता था, प्रजा के सुख को स्थान दिया जाता था और प्रजा के सुख के सामने जो है वो राजा अपने हित को गौण समझता था। इसीलिए इसी के आधार पर राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास गमन किया। सीता जी को 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसका कारण यह था कि प्रजा के अंदर राजा की विश्वसनीयता को पैदा करना, यानी राज धर्म को अच्छे राजा है वो प्रमुखता देते हैं, उसके नीचे सारी चीजें गौण होती है। लेकिन धीरे धीरे इस राजतंत्र के अंदर अशुद्धियां आने लगी, दोष आने लगे और लोगों की समझ बढ़ने लगी। लोगों की समझ में ये बात आने लगी कि नहीं, पूरी हर व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र कहिए या प्रजातंत्र कहिए, वह क्या है? पब्लिक का राज, पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा और पब्लिक से
आज विश्व के अंदर छोटे बड़े 210 कंट्रीज है, 5-10 देशों को छोड़ दीजिए वहाँ राजतंत्र है, लेकिन 200 करीब देशों के अंदर लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र की शासन प्रणाली अच्छी है। लोकतंत्र के अंदर सर्वोदय की भावना होती है, यानी उस देश के हर नागरिक का उदय होना चाहिए, उसके देश के हर नागरिक को सेवा करने का, आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए। ये बात अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। दो समान कार्य करने वाले, समाज प्रगति से चलने वाले भी एक समान ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। एक माँ के दो जुड़वे बेटे भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति कर्म सिद्धांत को मानती है, और कर्म सिद्धांत इस प्रकृति का, सृष्टि का ईश्वर है। ईश्वर है, किसी को पनिशमेंट देता है, किसी को अवार्ड देता है, वो कर्मों के अनुसार होता है। ईश्वर अपने पे कुछ भी बुराई नहीं लेता, और क्यों बुराई लेगा? वह तो एक पवित्र विशेषण वाली चीज है, वह एक पवित्र विशेषण वाला प्रतीक है। तो वो क्यों किसी को अपनी तरफ से भी, क्योंकि वो क्यों बुरा कहना चाहेगा? वो तो व्यक्ति के जो जैसे कर्म हैं उसके अनुरूप ही पनिशमेंट या अवार्ड देता है। अगर पुण्य कर्म है तो उसको अवार्ड्स मिलते हैं, अचीवमेंट मिलता है, सुख मिलता है, और अगर पाप कर्म है तो उसको दुख मिलता है, बीमारी आती है, गरीबी आती है, और कई तरह के वो कष्ट झेलता है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रजातंत्र की व्यवस्था एक सुंदर व्यवस्था है। अब हमारा विषय यह है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या है। भारत की आज़ादी के बाद से जो है लोकतंत्र को स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान बन गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और भी कुछ सदस्य थे। उन्होंने संविधान की जो है वो स्क्रिप्ट तैयार किया, संविधान की नियमावली को तैयार किया, और जनता से उसको अनुमोदित कराया गया। उसके अंदर कोई जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। इस राष्ट्र के अंदर मानव धर्म ही एक धर्म है, लेकिन साथ साथ के अंदर स्वतंत्रता दी गई। हर व्यक्ति चाहे उस धर्म का पालन कर सकता है, उसके धर्म के मामले में किसी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, धार्मिक भावना को जो है ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, और व्यक्ति को जो है अपनी बात रखने का जो है वो अधिकार दिया गया। उससे प्रिंट मीडिया बने, हमारा टीवी मीडिया बने, हमारे साहित्यकार बने, और हमें अपनी बात को अच्छी तरह से अनुशासनात्मक तरीके से, बिना किसी को दोषारोपण किए गए, अपनी को बात को रखने का हमको अधिकार मिला। वो और अधिकार वो आज तक भी बरकरार है। हर व्यक्ति अपने अपने अच्छे विचार जो है वो रख सकता है, शासन प्रणाली के बारे में, समाज के बारे में, समाज की कुरीतियों के बारे में, समाज के सुधार के बारे में, सबके विकास के बारे में। सबके अच्छे अच्छे सजेशंस हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से इनवाइट किए जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म का अवलंबी हो। हमारा हित होना चाहिए, हमारी हित की बात को सुनने का, उसको पारित करने का, उसको क्रियान्वित करने का हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है प्रजातंत्र के अंदर। तो हम प्रजातंत्र की बात कर रहे थे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, क्योंकि पूरी दुनिया के 20% आबादी के अकेले हम भारतीय लोग हैं। यानी भारत का हर 5वां नागरिक जो है वो विश्व का नागरिक है, हर 5वां नागरिक इंडियन है, भारतीय है। हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य और गर्व और गौरव की बात है कि हम विश्व प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है, उसने हमेशा धर्मगुरु का दर्जा रखा है, सोने की चिड़िया बनी है। उन्होंने जो निःशस्त्रीकरण का दिया गया, उन्होंने मैत्री भाव दिया गए, और उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत पूर्व में भी दिए हैं और वर्तमान में भी दिए हैं। आज वर्तमान में 2 बड़ी बड़ी बातें हमारे भारत की जो है
पूरे विश्व ने स्वीकार की है। 21 जून को प्रतिवर्ष पिछले 3 वर्ष से वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग भारत की एक कृति है। योग जो है हॉलिस्टिक जीवन जीने की पद्धति है। योग एक अच्छा इंसान बनाने की पद्धति है और योग अच्छा समाज बनाने की पद्धति है। उसको पूरे विश्व ने एक आइडियल के रूप में स्वीकार किया और अहिंसा विश्व देश भगवान जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ और महात्मा गांधी ने पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा, विश्व के सामने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया कि उन्होंने जो है अहिंसा के टूल के आधार पर 200 वर्ष पुरानी अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से उखाड़ करके और देश को आज़ाद कराया। तो उनकी अहिंसात्मकता को जो है विश्व ने स्वीकार किया और 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है आज भी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये दोनों भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बात का संकेत है कि हमारे यहाँ सोच अच्छी है। भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो विविधताओं में एकता है, यानी यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। भारत के अंदर कितने धर्म हैं, कितने दर्शन हैं, कितने उत्सव है, कितनी जातियां हैं, कितने मत है, कितने मतांतर है, लेकिन इतनी विविधताओं के बाद भी भारत एक है। भारत के ऊपर जब कभी भी संकट आता है, तिरंगा झंडा हमारा संकट में होता है तो हम एक हो जाते हैं। और ये पूरा हमारा भारत का इतिहास बताता है। जब चीन का भारतवर्ष पे हमला हुआ और पाकिस्तान का हमला हुआ 1962 और 65 की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जिस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि भारत के अंदर जो अन्न का संकट है, हर भारतीय जो है वो सोमवार को उपवास रखे और इस देश के संकट को अपना संकट माने, तो हमारे आर्थिक जो है वह साधनों को जुटाने के लिए लोगों ने करोड़ों टन सोना जो है वह लाल बहादुर शास्त्री को मुहैया कराया। जैसे कि भामाशाह ने जो है वो हमारे महाराणा प्रताप को सेना को सुदृढ़ करने के लिए धन जो उपलब्ध कराया, उसी तरह से देश के भामाशाहों ने हर संकट के अंदर देश के हर नागरिक में, चाहे सुनामी आया हो, चाहे हमारी अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, किसी पर्टिकुलर तबके को कष्ट पहुंचा है तो पूरा देश उसके लिए तैयार हो जाता है, तन से, मन से, धन से सेवा करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था भारत के अंदर लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली पर हम दृष्टिपात करें तो हमारे यहाँ पर अच्छी अच्छी पार्टियां बनी हुई हैं। 2 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, शासन करने वाला ग्रुप और एक प्रतिपक्षी ग्रुप होता है। शासन करने वाला ग्रुप मान लीजिए कि वो 55% से जीत के आता है, तो भारत में व्यवस्था है कि 45% वाला जो ऑपोजिट ग्रुप है, ऑपोजिट पार्टी है, वह भी उतना ही सशक्त है, यानी हर बुराई का वो शासन तंत्र के अंदर विरोध करता है। तो हमारे लोकतंत्र के अंदर बुराई नहीं पनप सकती। हमारा लोगों का कुठाराघात, लोगों का अहित हो, ऐसे बात जो है यहाँ संभव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली के अंदर मतदान किया जाता है। मतदान के अंदर हर नागरिक को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार है और पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर हर नागरिक अपना अपना मतदान देता है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टियों के होते हैं, उसमें से जो अच्छा विकास करने वाले होते हैं, जो जनता के साथ के अंदर सुख दुख को बांटने वाले होते हैं, जो जनता के साथ खड़े रहते हैं, अपने आप को जन सेवक समझते हैं, उनको वो चयनित करती है। चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे न्यास हो, हमारा म्युनिसिपलिटी हो, हर एक के अंदर एक ही सिस्टम, हमारे मतदान का सिस्टम
में, यानी हमारा जनता का इन्वॉल्वमेंट है। और एक सबसे बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में एक और है, ये जल सेना, थल सेना और नभ सेना, जो कि हमारे फ्रंटियर्स की रक्षा करती है, उन फ्रंटियर्स की हमारी सुरक्षा करने वाली है, वो सब भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। वो अपनी स्वच्छंदता से ना, वो अपनी स्वच्छंदता का उपयोग नहीं कर सकती। बहुत से देशों के अंदर जो सेना है वह स्वतंत्र रूप है, स्वच्छंद है, तो कभी भी राष्ट्रपति को उखाड़ देती है, वो कभी भी प्रधानमंत्री को उखाड़ देती है और अस्त व्यस्त हो जानी, यानी एक तरीके से तानाशाह हो जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही को कोई स्थान नहीं है। तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो राष्ट्रपति के अधीन होता है और राष्ट्रपति लोकतंत्र का सबसे बड़ा हेड होता है और उसके अधीन जो हमारा प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश के ऊपर वो कार्य करता है और राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश पहुंचते हैं और वो पारित होने पर वो देश के अंदर लागू मान लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया बहुत सुंदर है और जनता भी जो है वो बहुत जागरूक है कि उन चयनित व्यक्तियों में से उनको जिनको टिकट दिया जाता पार्टी के अनुसार है, उनको अच्छे अच्छे लोगों को सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, चाहे हमारी विधानसभा हो, चाहे हमारी लोकसभा हो, चाहे हमारी राज्यसभा हो, राज्यसभा में भी परसेंटेज होती है जिस पार्टी का बहुमत, यानी हमारे यहाँ पे बहुमत को स्थान दिया जाता है कि बहुमत किस पार्टी का होता है और वो बहुमत जनता का बहुमत होता है, क्योंकि सारे लोग जनता से चुने हुए आते हैं। पार्टी तो उसका प्रतीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी का शासन होना जरूरी है। ऑपोजिशन भी होता है, वह भी एक प्रतीक रूप में है, लेकिन कुल मिलाकर उस पर अंकुश जनता का है और जनता जब चाहे तो किसी भी लोकतंत्र को धाराशायी कर सकती है, यानी किसी भी सरकार को गिरा सकती है और गिरा करके अच्छी सरकार बना सकती है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस सुंदर व्यवस्था के साथ में हमारा लोकतंत्र का भविष्य बहुत सुंदर है कि सब कुछ जनता के हाथ में, और देश की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि देश का जितना अरबों खरबों का हमारा आर्थिक तंत्र है, चाहे रेलवे हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे हमारे पंचभूत हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिस हम भारत देश के अंदर रहते हैं, उन सब का मालिक है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए सूत्र, नई नई व्याख्याएं, नए नए विषय, नए नए शोध तरीके से आपको बताए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, इंसान को सकारात्मक सोच देना चाहते हैं, हम उसकी मानसिकता को बदलना चाहते हैं कि नकारात्मक सोच हटा के सकारात्मकता को आओ। जहाँ सकारात्मकता होगा वहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ प्योरिटी होगी, और जहाँ पर प्योरिटी होगी हमारा साध्य अच्छा बनेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु हो करके और अपने समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, परोपकार करें, अच्छे अच्छे कार्य करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।